Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, और इसी तेल अवीव में इजराइल का रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, और इस डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस के दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तस्वीर उन लोगों की है जिन्हें इजराइल सबसे ज़्यादा ढूंढ रहा है या तलाश करता है, इजराइल की नज़र में जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और उन तस्वीरों में से एक चेहरा है इस्माइल हानिया का। इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल हेड और गाज़ा के एक्स प्राइम मिनिस्टर। हमास में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन के इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा है मिलिट्री विंग जो हथियारों और लड़ाई के दम पर ये सारी चीज़ें करता है। तो जो पॉलिटिकल विंग है उसके हेड हानिया है, इस्माइल हानिया। अभी कुछ वक्त पहले ईरान में ईरान के राष्ट्रपति की एक चॉपर में दुर्घटना, जो चॉपर दुर्घटना हो गया था हेलीकॉप्टर, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। उस एक्सीडेंट को लेके भी तमाम बातें हुई थी। उसकी वजह यह है कि शक इसलिए जताया गया, उससे पहले ईरान के साइंटिस्ट और कई ऐसे लोगों को गिन गिन कर चुन चुन कर मारा गया था। तो उन प्रेसिडेंट की मौत के बाद अब ईरान में नए प्रेसिडेंट की जगह खाली थी, और उस नए प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया था मसूद पेज़ेश्कियान। तो मसूद पेज़ेश्कियान का शपथ समारोह था ट्यूसडे को, 30 जुलाई को। तो इस शपथ समारोह में आसपास के जितने भी ईरान के मित्र हैं, दोस्त हैं, कंट्री हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे, उनके नेता पहुँचे, और उन्हीं में से एक हमास के टॉप पॉलिटिकल हेड लीडरशिप के उनके इस्माइल हानिया ये भी पहुँचे वहाँ। बाकायदा ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की, ईरान के बाकी तमाम सीनियर अफसरों से मुलाकात की, वो तस्वीरें मीडिया पर भी आई। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समारोह में शामिल होने के बाद हानिया वहाँ से निकलते हैं, और हानिया के ठहरने की जगह नॉर्थ तेहरान में, ईरान की जो राजधानी तेहरान है, वहाँ नॉर्थ तेहरान में एक वॉर वेटरन थे, बहुत मतलब ईरान के एक बहुत बड़े जंग के सिपाही, सीनियर अफसर, उनका घर चुना गया था कि वहाँ रखेंगे सेफ्टी के हिसाब से। वहाँ आम लोगों की पहुँच नहीं थी। चूँकि ईरान में मैंने बताया कि जिस तरीके से वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको एक एक करके निशाना बनाया जाता है, और ईरान और इजराइल की लगातार बनी रहती है, ठनी रहती है दोनों में। और दूसरी तरफ इधर इस्माइल हानिया, हमास के टॉप लीडर, और हमास और इजराइल के बीच 36 का आंकड़ा। कई बार इससे पहले भी हानिया पर हमला हो चुका है। इस्माइल हानिया इजराइल के दुश्मन नंबर 1-2 में से लगातार शामिल। तो जहाँ भी जाते बड़ी खामोशी से जाते और मिलते मिलाते निकल लेते। लेकिन ट्यूसडे को ये हुआ 30 जुलाई को कि वहाँ शपथ समारोह था। उसकी तस्वीरें मीडिया में रिलीज़ हुई, ईरान के टीवी पर आई, उसके ज़रिए बाकी टीवी पर आई, अल जज़ीरा ने दिखाया, सभी ने दिखाया, और उसमें इस्माइल हानिया का चेहरा प्रमुखता से दिखाई दे रहा था। अब ये क्लियर हो गया था कि हानिया तेहरान में। शपथ समारोह ख़त्म होने के बाद मुलाकात का दौर सब ख़त्म हुआ, शाम हो गई। डिनर के बाद इस्माइल हानिया बाकायदा सुरक्षा घेरे में तेहरान की राजधानी से निकलते हैं, और नॉर्थ तेहरान की तरफ एक वॉर वेटरन के घर पर ठहरने का उनका बंदोबस्त था। वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ लगातार एक बॉडीगार्ड था। वहाँ जाने के बाद रात का वक्त सब कुछ ठीक ठाक। अब रात के करीब 2 बजे, और जैसे ही 2 बजे अचानक उस घर के ऊपर एक हवाई हमला हुआ। पूरा घर नेस्तो नाबूद, और उस हमले में बाद में ये डिक्लेयर किया गया कि हानिया और बॉडीगार्ड की मौत हो गई, यानी हमास के टॉप लीडर और उनके बॉडीगार्ड की मौत। इस हादसे को 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये क्या कोई मिसाइल से टारगेट किया गया, कोई रॉकेट या कोई और चीज़ थी। अभी तक क्लियर नहीं। लेकिन जो शुरुआती जांच, उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो भी हवाई हमला हुआ वो ईरान की सरहद के बाहर से आया था।
अब तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है, लेकिन आज दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास है जो इस तरह के मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल या फिर इस तरह की चीज़ें जो बैठे बैठे कहीं से भी किसी को टारगेट करके निशाना बनाया जा सकता, आसान है। तो ये पहली चीज़ कि ईरान के अंदर से ये हमला नहीं हुआ, बाहर से हुआ था। तो अब बाहर से कौन? तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तो एक तो ईरान और ऊपर से हमास के इस्माइल हानिया। तो फिर सीधा इशारा गया उधर इजराइल की तरफ। उधर इजराइल के कुछ मिनिस्ट्री ने भी खुशी खुशी बयान दे डाला और कहा कि हमने बदला ले लिया। 7 अक्टूबर 2023 को आपको याद होगा, हमास का जो मिलिट्री विंग था उसने हमला किया था इजराइल पर, और उसमें इजराइल के करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और उस हमले की तमाम लोगों ने निंदा की थी, क्योंकि ऐसे आतंकवादी हमले की कहीं पे भी कोई गुंजाइश बनती नहीं है। तो उस हमले के बाद से लगातार गाज़ा में ये लड़ाई चल रही है, अभी तक कोई समझौता हुआ नहीं है। सेम रूस और यूक्रेन जैसा मामला चल रहा है कि इतने महीने हो गए, अक्टूबर से लेके अब जुलाई आ गया है, मतलब लगभग 7-8 महीने से तो ऊपर ही हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। और अब ये इस्माइल हानिया की मौत, तो ईरान ने सीधा सीधा कह दिया कि ये इजराइल का काम है, और इजराइल की तरफ से इसका कोई खंडन भी नहीं हुआ। लेकिन इजराइल इसको क्लेम भी नहीं कर रहा कि हमने किया है। उसकी बहुत सारी वजह भी है, बहुत सारी मजबूरियां भी है। तो वो क्या वजह है, क्या मजबूरियां हैं? और ये हमास के इस लीडर को, या इस्माइल हानिया जो टॉप लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ गाजा, 1/3 मतलब आधे से ज़्यादा दुनिया आतंकवादी नहीं मानती है, इनके संगठन को आतंकवादी नहीं मानती, और कुछ देश मानती है। तो क्यों ऐसा है? इंडिया क्यों नहीं मानती है हमास और हानिया को टेररिस्ट? उसकी क्या वजह है? यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र, वो क्यों नहीं मानती है हमास को टेररिस्ट ग्रुप? ऐसा क्यों है? और ये हमास है क्या? तो पूरी कहानी, उसके ज़रिए आप इस मौत और इस हमले को समझ जाएंगे आसानी से। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ और फिर यूएन और तमाम देश बीच में आए, और उसके बाद ये हुआ कि ये इजराइल एक नया देश, एक नया राष्ट्र, और बाकी एक जगह पर फ़िलिस्तीन वो रहेंगे। बंटवारा हो गया, लेकिन उस वक्त फ़िलिस्तीन ने इस चीज़ को भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन है, इस पर इजराइल कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हमने उनको पहले पनाह दी थी यहाँ पे। तो खैर वो लड़ाई चलती रही, धीरे धीरे सब कुछ होता रहा। फिर 87 आया। 87 के दौरान में हमास का जन्म होता, और उसकी वजह ये थी कि गाज़ा और वेस्ट बैंक, ये दो इलाका ऐसा है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच विवाद का, जिसको लेके हमेशा झगड़ा हुआ। लेकिन फिर वेस्ट बैंक भी थोड़ा सिमट गया, बचा गाज़ा। गाज़ा कुल मिलाकर 45 किलोमीटर की एक ज़मीन का एक टुकड़ा है, 45 किलोमीटर टोटल। और उस गाज़ा पट्टी पर समझौता ये हुआ यूएन की तरफ से कि इस पर फ़लस्तीन रहेंगे, और जो इजरायली है इस जगह को छोड़ दे। समझौता हो गया, बाकायदा रेजोल्यूशन पास हो गया, सारे देशों ने सहमति दे दी। पर धीरे धीरे इजराइल ने अपने लोगों को तो वहाँ से हटाया, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखता था पर्दे के पीछे से। चाहे वहाँ के सड़क हो, अस्पताल हो, कोई भी चीज़ हो, इनडायरेक्टली वही सारे चीज़ों को कंट्रोल करता था। तब हमास का जन्म हुआ, और हमास ने कहा कि नहीं, जब गाज़ा को हमें सौंप दिया गया है संयुक्त राष्ट्र बाकी लोगों की तरफ से, तो फिर इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और हमास ने वो अपना शुरू किया वहाँ पे कि चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, बेसिक सुविधाएं जो भी हैं वो हम करेंगे, जो फ़लस्तीन के लोग हैं। उसको लेके छिटपुट लड़ाइयाँ चलती रहीं। 2007 में पहली बार चुनाव हुआ गाज़ा में फ़लस्तीनियों के बीच, और इत्तेफाक से हमास जो उस वक्त सबसे आगे आगे था। हमास के आगे होने की वजह ये थी कि जब इजराइल और फ़लस्तीन के टुकड़े हुए, इसकी लंबी कहानी मैंने अलग से सुना रखी है आपको, तो उसमें यह था कि फ़लस्तीन की अपनी कोई सेना नहीं होगी। तो आप देखते होंगे हमेशा वो पत्थरों से ही लड़ते हैं, उधर से इजराइल की तरफ से गोली चलती है, इधर पत्थर से ही जंग लड़ रहे हैं। तो हमास का मिलिट्री विंग पहला वो विंग था जो फ़लस्तीन की तरफ से बाकायदा गोलियों और रॉकेट से लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि सेना तो कोई है नहीं उनकी अपनी। तो कायदे से हमास उनकी ढाल बन गया और उनकी एक तरह से सेना बन गई। 2007 में फिर ये हुआ कि नहीं भाई, गाज़ा को जब दे ही दिया गया यूएन से लेके सभी ने, तो इजराइल को मानना पड़ेगा, तो वहाँ अपनी हुकूमत होनी चाहिए। चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमास जीत गई। अब वहाँ पे हमास की एक तरह से एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन उसका नाम था कि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, ये पूरी। तो उस जगह पे पूरे गाज़ा पर
अब उनकी अथॉरिटी वो अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, तो उसमें हमास चुनाव जीता और 2007 से लेकर लगातार वो चलता रहा। और इसी दौरान में 29 मार्च 2006 को 7 से पहले ये चुनाव हो चुका था, 2007 से पहले, शायद 2005 में हुआ था, सॉरी। उसके बाद 2005 में चुनाव हो चुका था, हमास जीत गई। उसके बाद उनके कोई नेता एक बने वहाँ के जो कंट्रोल चलाते थे। बट फर्स्ट टाइम 29 मार्च 2006 से लेकर 2 जून 2014 तक इस्माइल हानिया उसी गाज़ा के प्राइम मिनिस्टर बने। पूरी दुनिया ने एक तरह से मंजूरी भी दी, क्योंकि गाज़ा को लेकर कुछ था नहीं, और वहाँ पे ये था कि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, यूएन ने इसको सैंक्शन कर रखा, बना रखा है, तो उसमें किसी को कोई एतराज़ था ही नहीं। लेकिन फिर 2014 के बाद कुछ और नेताओं के साथ विवाद हुआ, तो फिर हानिया वहाँ से निकल गए और 17 तक वो वहीं, 17 के बाद फिर इजराइल के साथ कुछ ठनी, तो वहाँ से निकलकर कतर दोहा में पहुँच गए, और लास्ट दोहा में ही, दोहा से फिर इधर उधर जो भी दोस्त मुल्क थे वहीं तक जाना आना था। लेकिन हमास की ये सारी लड़ाई चल रही थी, और हमास का जो एक पॉलिटिकल विंग था वो बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल कराने की कोशिश कर रहा था। और ये वही हानिया हैं जिनके ज़रिए पहले तो फ़लस्तीन के लोग ये 2 राष्ट्र जो फ़लस्तीन और इजराइल था उसको ही नहीं मानते थे, लेकिन फिर माना, मंजूरी दी, और हानिया ने भी मंजूरी दी। कहा कि ठीक है, हम 2 राष्ट्र को मानते हैं, लेकिन जो ज़मीन का टुकड़ा और बंटवारा हुआ है वो अपना अपना देखो, ये नहीं कि आप घुस जाओ कहीं भी। तो इस तरीके से चलता रहा। लेकिन एक हमास का दूसरा विंग था, जो इनका मिलिट्री विंग था, वो बातचीत की बजाय हथियारों के बल पर वो चाहता था कि मैं कुछ करूं, और इसीलिए उसकी लड़ाई रॉकेट और बाकी चीज़ों से चलती रहती थी। तो अब हमास के टॉप लीडरशिप में से एक हानिया की मौत, और वो भी ईरान की सरजमीन पर, शक सीधे इजराइल पर। तो इजराइल ने ऐसा क्यों किया होगा? तो कहते हैं 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था, तभी इजराइल ने ठान लिया था और अपने लोगों से कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस हमले के बाद 7 अक्टूबर के लगभग अब भी कहते हैं कि 100 से 125 इजरायली सिटीज़न हमास के कब्ज़े में है, वो बंधक बनाकर रखा हुआ है। और उस बंधक को भी रिलीज़ करने की बातचीत चल रही थी, वो इस हानिया से चल रही थी, पॉलिटिकल तरीके से। और कहते हैं कि वो बातचीत शायद आगे कामयाब भी हो जाती। इन बंधकों की रिहाई के बदले में हानिया और हमास का पॉलिटिकल विंग इजराइल के कब्ज़े में जो फ़िलिस्तीनी लोग बंद हैं उनको छुड़ाने की बात हो रही थी। लेकिन अब हानिया की मौत के बाद डर इस बात का है कि जो बंधक हैं कहीं उनको नुकसान न पहुंचा दिया जाए। लेकिन ईरान की ही सरजमीन को क्यों चुना गया हानिया को मारने के लिए? जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इजराइल के मिडिल ईस्ट में बाकी ज़्यादा देशों से तो वैसे ही दुश्मनी ये बनती तो है नहीं। अब अगर दोहा में है, कतर में है, उसे मालूम है, मिस्र में भी आना जाना लगा रहता है, मालूम है। लेकिन ऐसी जगहों पर जाकर मारना, उन देशों से भी दुश्मनी हो जाएगी। तो इसलिए भी वो एक नए दुश्मन देश बनाना नहीं चाहता रिश्तों के साथ। ईरान के साथ पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि हमेशा से इजराइल का ये इल्ज़ाम है कि हमास को जब भी बढ़ावा दिया है तो ईरान ने दिया है। तो ईरान के अंदर मारने से ईरान पहले से ही दुश्मन है, और क्या दुश्मनी करेगा, ये सोच हो सकती है। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया, अभी तक इसका खुलासा हुआ नहीं। अब मेन बात पर आते हैं जिसको लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। वो ये है कि क्या हमास एक आतंकवादी संगठन है या नहीं है। तो जो रिकॉर्ड पर है, इजराइल, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, इंग्लैंड, ये वो देश हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं और कहते हैं कि आतंकवादी संगठन है। लेकिन इंडिया, रूस, चीन, ब्राज़ील, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, सीरिया, टर्की या तुर्की जो हो गया, ये सब नहीं मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था हमास के मिलिट्री विंग ने, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा की और उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी आतंकवादी हमले को की निंदा होनी चाहिए। लेकिन
उन्होंने तब भी हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा, ना ही हमास का नाम लिया। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रीफिंग होती है, उसमें एक रिपोर्टर ने पूछा भी था, जो इजराइल के एम्बेसडर नई दिल्ली में उनसे कहा गया था कि उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि हम भारत सरकार से अपील करेंगे कि हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। लेकिन भारत का शुरू से स्टैंड ये है कि हम हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर सकते। अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करता या हमास के लीडर को आतंकवादी नहीं मानता, जैसे कि हानिया को नहीं मानता है। वो एक रिस्पेक्ट देता है क्योंकि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल लीडरशिप। तो उसकी 2-3 वजह। पहली वजह यह है कि किसी भी देश को आतंकवादी या किसी संगठन को आतंकवादी संगठन करार देने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो उसका आपके देश से कोई ख़तरा हो, या उसने आपके देश पे हमला किया हो, या आपके देश को निशाना बनाया। हमास ने कभी भारत के साथ ऐसा नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि भारत शुरू से ही जो फ़लस्तीन है और उसका जो बंटवारा हुआ था 1948 का, उस ज़मीन की लकीर को ही मानता है कि इसी पर होना चाहिए, इजराइल को अपनी हद में रहना चाहिए और फ़लस्तीन को इधर अपनी हद में। तो इस मामले में भी क्लियर है। तीसरी, खुद भारत को लगता है कि 1947 से पहले जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, इजराइल की ज़मीन पर भी पहले अंग्रेज़ी थे, तो जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे बहुत सारे, जैसे उस वक्त सुभाष चंद्र बोस और बाकी लोग, एक तरफ गांधी जी थे जो अहिंसा से आज़ादी चाहते थे, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और बाकी लोग थे जो ताकत के बल पर चाहते थे। तो उस वक्त भी अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म किया और कई को ऐसा कहा था कि सीधे ये लोग मतलब राष्ट्र विरोधी, उस वक्त के आतंकवादी समझ लीजिए। तो भारत का कहना था ये, भारत का स्टैंड ये है कि जो अपनी देश और अपनी ज़मीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हो, हम उसको टेररिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपनी ज़मीन और उसकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो इसीलिए भारत का शुरू से स्टैंड रहा है कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीन की लड़ाई भारत साथी भी रहा, क्योंकि यासिर अराफात जब भारत आया, भारत का सबसे अच्छा दोस्त उनको माना गया। तो उस वक्त से हमारा फ़लस्तीन के साथ रिश्ता है। जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने तब उन्होंने पहली बार इजराइल के साथ, बड़े सारे लोगों की गलतफहमी रहती है कि जो बीजेपी आई तो बीजेपी के टाइम में इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत हुए, वरना इजराइल के साथ दूरी बनाना चाहते थे भारत, वोट पॉलिटिक्स की, यहाँ के मुस्लिम नाराज़ ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव थे तब पहली बार जो हमारी राजनयिक रिलेशनशिप इजराइल के साथ, वो कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए थे, और उसके बाद से हमारे रिश्ते हैं अब और ज़्यादा रिश्ते अच्छे हो गए हैं। नेतन्याहू के साथ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई, वो वहाँ गए भी, अब तो हमारे बहुत सारे आपस में व्यापार और हथियार इन सब के भी समझौते हो चुके हैं। लेकिन 91 में पहली बार इजराइल को जो तब तक अछूत माना जाता था कांग्रेस के टाइम में, उसको फिर राजनीतिक एक तरह से हमारी वो शुरुआत हुई, और इजराइल के अलावा फ़लस्तीन के साथ शुरू से था। तो अब इसीलिए भारत का ये स्टैंड है कि वो एक लड़ाई एक देश की है, और ऐसे में हम उसको आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर सकते। ये तो हुआ भारत और बाकी देशों का। तो इस दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें से ज़्यादातर बहुमत जो देश है वो फ़लस्तीन या हमास, बल्कि हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। 2018 में अमेरिका यूएन में फिर पहुंचा और उसके सारे मित्र मंडली, उन्होंने कहा कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। 2018 की बात कर रहा हूँ, 6 साल पहले। तब भी यूएन ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि हम हमास को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित कर सकते। तो तब भी ये कहा था अमेरिका ने कि हम हमास को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित कर सकते, इसलिए कि उसकी लड़ाई एक देश और दूसरे देश और अपनी अपनी ज़मीन को लेकर है। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि क्या हमास की लीडरशिप ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। तो कम से कम हम भारत के हिसाब से अगर देखें, और भारत के अलावा जितने बड़े देश हैं, अमेरिका को छोड़ दें, क्योंकि अमेरिका की तो पॉलिसी रही है शुरू से ही दूसरी तरीके की। तो चाहे वो चीन हो, रशिया हो, एशिया के जितने भी कंट्री हों, ज़्यादातर इवन बहुत सारे अरब देश, कमाल ये देखिए, कुछ अरब देश ऐसे हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं क्योंकि उनको खतरा के कहीं उन तक न पहुंच जाए। लेकिन भारत का स्टैंड ये है कि नहीं, हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है।
अब ईरान के यहाँ ये होने के बाद क्या होगा, हानिया की मौत ईरान की सरजमीन पर। तो अभी खबर आई है कि ईरान में तेहरान की एक मस्जिद पर एक लाल झंडा फहरा दिया गया और उस लाल झंडे को फहराने का मतलब ये होता है कि बदले का ऐलान। और ये ईरान ने कहा है कि चूंकि हमारी सरजमीन पर हानिया की मौत हुई है और ये इजराइल ने किया है तो हम इसका बदला लेंगे। अब इसका बदला कैसे होगा, फिर से आने वाले वक्त में ये पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल और फ़लस्तीन और ईरान इन सब के बीच में क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन ये है कि इस इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब चीज़ें पटरी पर बहुत जल्द नहीं आएंगी। ख़ासतौर पर उधर जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच वहाँ जंग जारी है अक्टूबर से अभी तक, उसका भी अब कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हानिया की मौत के बाद जो इजरायली बंधक हैं कहीं उनसे उस मौत का बदला न ले लिया जाए, इस बात का भी खतरा है। तो तमाम पॉलिटिकल जो बड़े बड़े देश के नेता हैं इन चीज़ों को सुलझाने में, मामले को निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना हो और सभी शांति से रहें। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज समृद्ध बराई इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे समृद्ध। और ये भेजा है शिवानी बराई जी ने दुबई से, तो समृद्ध जी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। इसके अलावा रोमित, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रोमित भेजा है सौरभ राव ने। साथ ही आज जतवीर कौर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जतवीर जी, और भेजा है हरविंदर कौर जी ने है। सामर्थ का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सामर्थ, और भेजा है मंटू सिंह ने नवादा से। इसके अलावा दिव्या शर्मा का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे दिव्या जी, और ये भेजा है प्रबल वशिष्ठ ने बरेली से। प्राची सिंह का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्राची, और विनीता एंड सुरेंद्र जी ने भेजा है नोएडा से। साथ ही लेट प्रसाद जी लाल, इनका जन्मदिन, तो आप जहाँ भी हैं आप यही क्या कह सकता हूँ, तो लेट प्रसाद जी का जन्मदिन है, और ये भेजा है मुझे अनुज भारती जी ने, उनके दादा हैं। रोहन गोस्वामी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोहन जी। इसके अलावा ये भेजा है एडवोकेट शशि देव अकेला ने, और भाविका गोयल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भाविका, और भेजा है देशनोक ने। साथ ही आज मिशामी शाह और मुकेश शाह, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो मिशामी जी और मुकेश जी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। जवाहर चौबे, इन्होंने आज की कहानी की फरमाइश की थी। इसके अलावा जिग्नेश सुखोदिया, थैंक यू सो मच, और एक कहानी की फरमाइश की। आसिफ नज़म अंसारी, थैंक यू सो मच। हातिम खान, थैंक यू सो मच आपका भी। इसके अलावा शेरीन अंसारी, एक कहानी की फरमाइश की, एंड थैंक यू। इसके अलावा अतुल कुमार, इनका एक वाइज विजडम चैनल है यूट्यूब पर, एंड थैंक यू सो मच अतुल आपके इस मेल के लिए। तो वाइज विजडम भी आप देखिए इनका यूट्यूब चैनल। साद अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच आपका। इसके अलावा जितेश्वर पुरी, मोना एंड कुशांत, थैंक यू सो मच आप सभी का। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।